हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेरेब्रम नर्सिंग एकेडमी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। माय सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का सेरेब्रम के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। नर्सिंग की पॉइंट को लेकर अपन डील कर रहे थे और नेक्स्ट अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के अपन की पॉइंट स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट क्या है, ध्यान से रीड आउट करना। हर एक की पॉइंट आपके आगामी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, The longitudinal laceration in the mucous membrane, बोल सकते हैं मेलोरोवेस्टियरिंग। ये यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। मेलोरोवेस्टियरिंग ये किसकी वजह से अकर होते हैं? ध्यान दीजिए, अपनी जो म्यूकसल मेम्ब्रेन होती है वहां पर क्या लेसरेशन देखने को मिलता है। वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग की वजह से। कंटिन्यूअसली अगर वॉमिटिंग होगी तो अपनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे लेसरेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है और इस कंडीशन को बोला जाता है मेलोरोवेस है, वो वोल्टियरिंग है, वो बोला जाता है। तो प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग की वजह से देखने को मिलता है। बोलते हैं प्रेगनेंसी के अंदर हाइपर एमिसिस ग्रेविडेंस की वजह से ये क्या हो सकता है? मेलोरोवेस्टियरिंग हो सकता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन होगी, पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन होगी। तो मतलब यहां पे प्रोलॉन्ग्ड अगर वॉमिटिंग हो रही है, हाइपर एमिसिस ग्रेविडेंस वाली कंडीशन होगी, तो प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पे टियरिंग देखने को मिलती है और उसी को क्या बोलते हैं अपन? मेलोरोवेस्टियरिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। इफ हाईएस्ट टेंपरेचर रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग एंड लोवेस्ट टेंपरेचर इन द इवनिंग। मॉर्निंग के टाइम क्या देखने को मिल रहा है आपको? टेंपरेचर हाईएस्ट देखने को मिल रहा है और इवनिंग को टेंपरेचर सबसे लोवेस्ट हो गया। दिस टाइप ऑफ फीवर, इस टाइप ऑफ फीवर को क्या बोला जाता है? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनवर्स फीवर। मॉर्निंग के अंदर टेंपरेचर बढ़ गया, इवनिंग के अंदर टेंपरेचर डाउन हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है भैया इनवर्स फीवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, What is the difference between oral and rectal temperature in an adult client? बात करें कि ओरल से ओरल कैविटी से अपन टेंपरेचर चेक कर रहे हैं या बोल सकते हैं रेक्टली अगर अपन टेंपरेचर चेक करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है? तो बात करें सेंटीग्रेड लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड और बात करें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा किसके अंदर? ओरल और रेक्टल के अंदर। रेक्टल के अंदर टेंपरेचर क्या होता है? ज्यादा इंक्रीज है, वो देखने को मिलता है। तो ओरल और रेक्टल के बीच में आपसे डिफरेंस कितना डिग्री का डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो सेल्सियस के अंदर 0.6 डिग्री और बात करें फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है, ये ओरल और रेक्टल के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट की पॉइंट तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फिंगर टू बी यूज्ड व्हाइल चेकिंग द पल्स। बिल्कुल एक हॉस्पिटल के दौरान काम कर रहे हैं तो फिजिकली असेसमेंट के बारे में बात करें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब पल्स चेक कर रहे हैं तो कितनी फिंगर का यूज किया जाता है? 3 फिंगर। कौन कौन सी आपकी? जो फर्स्ट फिंगर होगी, मिडिल फिंगर होगी और इंडेक्स फिंगर होगी। इन तीनों फिंगर का अपन यूज करते हैं जब भी किसी पेशेंट का करता है पल्स है वो अपन क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। तो 3 फिंगर का यूज करते हैं। कौन कौन सी? आपकी फर्स्ट वाली, मिडिल वाली और इंडेक्स फिंगर का यूज है वो किया जाता है। चलते हैं आगे की पॉइंट की तरफ। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहे हैं। What is the right placement of the stethoscope to check the apical pulse? सभी को पता है कि एपिकल पल्स जो चेक करते हैं बच्चों के अंदर सबसे है वो मोस्ट रिलायबल पल्स मानी जाती है। कौन सी? आपकी एपिकल पल्स। तो जब एपिकल पल्स यूज कर रहे हैं तो स्टेथोस्कोप का राइट प्लेसमेंट क्या होगा? 4th थ्रू 5th लेफ्ट रिब एट मिड क्लेविकुलर लाइन। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो लेफ्ट साइड के अंदर 4th से 5th जो इंटरकोस्टल स्पेस है या मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर आप क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप का वहां पे राइट प्लेसमेंट है वो होता है। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एपिकल पल्स अगर चेक कर रहे हैं तो स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट अपन कहां पे करेंगे? तो 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस, बोल सकते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, व्हिच इज द मोस्ट रिलायबल पल्स इन द इन्फेंट। अभी मैंने बताया कि इन्फेंट के सबसे रिलायबल जो पल्स होते हैं कौन सी होती है? वो होती है एपिकल पल्स। कौन सी होती है? एपिकल पल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। कहां पर? जो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम एरिया होता है इसको अपन कहां पे प्लेस करेंगे? तो अपन पता है कि 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वो रिब्स के ऊपर रखते हैं मिड क्लेविकुलर काइल, लेकिन कौन से एरिया के ऊपर रखते हैं? तो जो मिट्रल एरिया होता है, जो मिट्रल एरिया होता है आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उस मिट्रल एरिया जो होता है उसके ऊपर क्या रखते हैं? अपन स्टेथोस्कोप को डायफ्राम को रखना होता है। क्लियर है? तो मिट्रल एरिया के ऊपर अपने को रखना होता है। नेक्स्ट बात करें, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ द मेजरिंग बॉडी टेंपरेचर इज टू टेक द रीडिंग। सबसे रिलायबल जो मेथड होता है बॉडी टेंपरेचर चेक करने का वो कौन सा होता है? वो होता है भैया रेक्टल मेथड। कौन सा मेथड होता है? रेक्टल मेथड होता है जो सबसे रिलायबल मेथड है वो माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोर बॉडी टेंपरेचर कैन बी मेजर्ड फ्रॉम व्हिच साइड? तो टेंपोरल साइड से हम क्या करते हैं? कोर बॉडी टेंपरेचर है उसको असेस है वो किया जाता है। टेंपोरल साइड है सबसे रिलायबल साइड है वो मानी जाती है कोर बॉडी टेंपरेचर चेक करने की। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरिया दैट रेगुलेट बॉडी टेंपरेचर? कौन सा एरिया है जो बॉडी टेंपरेचर रेगुलेट करता है? वो कौन सा अपना ब्रेन के अंदर? हाइपोथैलेमस जो एरिया होता है वो क्या करता है? इंडिविजुअल के बॉडी टेंपरेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार है वो आपका होता है। नेक्स्ट बात करें, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क
फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। अगर किसी इंडिविजुअल का अपन ओरल रूट से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक करें, और उसने कुछ भी ठंडा खाया या गर्म खाया तो लगभग कितनी देर तक है वो स्टाफ को वेट करना चाहिए। तो ध्यान दिया, लगभग क्या करना है, 20 से 30 मिनट तक क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल टेम्परेचर है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर में जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वो होता है 3:2:1। जैसे बेसिकली अपन बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपका 120/80, क्लियर। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक से डायस्टोलिक का माइनस करते कितना होता है पल्स प्रेशर आपका 40। 3:2:1 है, ये क्या होता है आपका नॉर्मल किसका, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर। 3:2:1 बोल सकते हैं, 120:80:40, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, इन विच पोजीशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव करेक्ट मेजरमेंट। कौन सी पोजीशन के अंदर जो आपका बीपी है रीडिंग है सही आएगी, इंस्ट्रूमेंट अपन किस पोजीशन रखने वाले पेशेंट को, सिटिंग पोजीशन एंड आर इन द लेवल ऑफ हार्ट। पेशेंट है सिटिंग पोजीशन में हो एंड आर इन द लेवल ऑफ हार्ट, हार्ट के लेवल के ऊपर क्या हो, हाथ है वो होना चाहिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करें, ए कफ that is too narrow will provide vast type of reading for the patient blood pressure। ध्यान दीजिएगा, अगर अपन बीपी कप का यूज कर रहे हैं और क्या है वो ज्यादा नैरो है तो क्या करेगा, फॉल्स हाई रीडिंग है वो देने वाला है। अगर टाइट कप होगा, नैरो कप होगा, छोटा कप होगा तो क्या करेगा, फॉल्स हाई रीडिंग देने वाला है। इज दैट क्लियर है, फॉल्स हाई रीडिंग है वो देगा, क्लियर। क्या आपका नैरो कप होगा अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट का तो फॉल्स हाई रीडिंग है वो देने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, for typing the BP apparatus, cuff while measuring blood pressure it should be placed। सिंपल सी बात आपसे ये पूछी जा रही है कि जब बीपी apparatus होता है, उसका कफ है, जब बीपी ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो कफ की जो पोजीशन होती है उसको अपन कहां पर प्लेस है वो अपन करते हैं। सिंपल सी बात ये पूछी जा रही है कि जो बीपी कप होता है उसको अपन कहां प्लेस है वो करते हैं 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो विद ट्यूबिंग प्लेस मीडियली इनसाइड द हैंड। ध्यान दीजिएगा, अपने जो एल्बो है इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए और इसके अलावा ध्यान दीजिए 2 सेंटीमीटर इसके ऊपर होना चाहिए और इसके अलावा क्या दिया गया है कि जो ट्यूबिंग होती है बीपी इंस्ट्रूमेंट की वो कहां होनी चाहिए, आपके इनर साइड के अंदर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपके जो हैंड है उसके इनर साइड के अंदर क्या होनी चाहिए, आपके जो ट्यूबिंग है उसकी प्लेसमेंट है वो देखने को मिलती है। तो प्लेस मीडियली इनसाइड द हैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, एट एज ऑफ 1 ईयर द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। इन्फेंट की बात की जाए, बच्चों की बात की जा रही है, ये बच्चा है उसकी एज 1 ईयर है तो नॉर्मली इंडिविजुअल की बात करें तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। 1 साल के बच्चे के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना हो तो नॉर्मल माना जाएगा, तो 26 से 30 ब्रीथ पर मिनट अगर देखने को मिल रहा है इट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बात करें, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर 20 सेकंड इज नोन एज। अगर बात करें सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है, कंडीशन अपन क्या बोलते हैं, एपनिया। यूपनिया नॉर्मल रेस्पिरेशन, एपनिया क्या हो रहा है, सीजेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, सीजेशन ऑफ द ब्रीथिंग। नेक्स्ट बात करें, The respiratory center is located in which part of the brain? ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है वो प्रेजेंट होता है, तो जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है यहाँ पर आपके रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो आप रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, बात कर सकते हैं जैसे प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर। कौन सा, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर। इसके 2 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिए कौन कौन से, एक होता है इंस्पायरेटरी, एक होता है इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी सेंटर और एक होता है एक्सपायरेटरी रेस्पिरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी रेस्पिरेशन सेंटर। ये जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये आपका प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। एक होता है आपका कौन सा, एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर। कौन सा होता है, एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर। और आपका जो एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर होता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एपन्यूस्टिक, एक तो कौन सा होता है एपन्यूस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर और सेकंड कौन सा होता है न्यूमोटॉक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर। कौन सा होता है, न्यूमोटॉक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर। और जो आपका एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान दीजिएगा। आपका रेस्पिरेटरी सेंटर पूछे तो कहां आएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा। अगर आपसे पूछ ले कि एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर या उसके 2 पार्ट एपन्यूस्टिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है कहां पर, पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करें, चैन स्टोक रेस्पिरेशन डिस्क्राइब। जो चैन स्टोक रेस्पिरेशन होता है किस टाइप का, इसका ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलता है,
पीरियड ऑफ एपनिया एंड हाइपरवेंटिलेशन। ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के लिए एपनिया वाली कंडीशन एंड पीरियड ऑफ हाइपरवेंटिलेशन अगर कंडीशन हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, चाइन स्टोक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, सभी को पता है, हर एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ये इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है। वैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था अपने पास, क्या कि 1 साल का जो बच्चा है तो उसके अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो 26 से 30 ब्रीथ पर मिनट जो क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन 1 साल के बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। बट एक एडल्ट की अगर बात करें तो नॉर्मली एक पर्सन के अंदर 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है वो होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। हीट स्ट्रोक यूजुअली अकर्स एट टेंपरेचर, कब टेंपरेचर कहां तक रहेगा, तो हीट स्ट्रोक अपन बोल सकते हैं तो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेंपरेचर देखने को मिल रहा है तो हीट स्ट्रोक के अंदर उसको इंक्लूड है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, द लोकल कोल्ड एप्लीकेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी। द लोकल कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये क्या करता है, हीट को ट्रांसफर क्या करता है, बॉडी टू बॉडी करता है, किसको क्या बोलते हैं, कंडीशन को, उसको बोला जाता है भैया कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। नेक्स्ट बात करें, द साइडेक्स सॉल्यूशन शुड बी चेंज एवरी 14 डेज। 14 दिन के अंदर आपको साइडेक्स सॉल्यूशन क्या करना होता है, चेंज करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ एचआईवी। अगर एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट है तो अगर क्या कर रहे हैं अपन, उसके लिनन को क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। किससे करेंगे, क्या सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो यूज किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार नोट सेट के अंदर ये यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है। तो अगर एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके लिनन को अगर डिसइंफेक्ट करना है तो क्या सॉल्यूशन अपन यूज करने वाले हैं, सो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो अपन क्या करते हैं, यूज है वो करते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। द बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन और हॉस्पिटल से, तो सबसे जो बेस्ट तरीका क्या होता है वो होता है केमिकल डिसइंफेक्शन। कौन सा होता है, केमिकल डिसइंफेक्शन। क्लियर है। चलें आगे की तरफ, लीजिए भैया नेक्स्ट की पॉइंट, which disinfectant used to disinfect the HIV patient bed sheet and linen। वो सिंपल अभी बात की थी, ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो क्या किया जाता है, यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नॉन, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मतलब क्या होता है कि जितने पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको अपन क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन है वो बोला जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा, इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। क्या बोला जाता है भैया, अगर आपसे कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछे तो मतलब क्या होता है, इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट बात करें, द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है भैया क्या, बैरियर नर्सिंग के नाम से जानते हैं। बैरियर नर्सिंग बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की टेक्निक को। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे, द इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। पर्सन अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उस दौरान अगर उसको इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भैया नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ड्यूरिंग द पेशेंट अगर हॉस्पिटल है, एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट और उस दौरान अगर उसको क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट तरफ तो दीजिए भैया ना, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ। The most common causative agent of UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन जो एजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, कौन सा होता है, तो भैया वो होता है ई कोलाई, इसीलिए कोलाई होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन causative एजेंट। क्लियर है, किसके लिए, यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जो मोस्ट कॉमन causative एजेंट कौन सा होता है, ई कोलाई होता है। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा होता है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बाय द केयर गिवर विद सोप एंड वाटर। बोल सकते हैं अगर बार-बार फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग अगर अपन कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, पर्सन को, इंडिविजुअल को प्रिवेंट करता किससे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से। क्लियर है। चलिए आगे, The scrum nurse is also known as boss of the sterile field। सिंपल सी बात की जा रही है, एक स्क्रम नर्स होती है ये आपके स्टेराइल फील्ड के अंदर काम करती है, एक होती है सर्कुलेटरी नर्स जो आउट ऑफ स्टेराइल फील्ड वो काम करती है। क्लियर, सर्कुलेटरी नर्स ध्यान दीजिएगा, एक होती है सर्कुलेटरी नर्स, ये ओटी के अंदर काम करते हैं सर्कुलेटरी नर्स और स्क्रम। ये सर्कुलेटरी नर्स कहां काम करेगी, आउट ऑफ स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल फील्ड के बाद जो काम करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी नर्स। और अगर स्टेराइल फील्ड के अंदर जो काम करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रम नर्स। इसलिए स्क्रम नर्स को बॉस ऑफ स्टेराइल के नाम से, फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। आइडियल टेंपरेचर फॉर द ओटी, ओटी के लिए जो आइडियल टेंपरेचर होता है वो कितना होता है,
23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है नॉर्मल टेंपरेचर यहाँ पर ओटी का, एंड ह्यूमिडिटी कहां पे होती है 30 से 40% यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। ध्यान दीजिएगा 23 से लेके यहाँ पे बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका ओटी का टेंपरेचर, और 30 से 40 क्या करनी होती है ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करनी पड़ती है। क्लियर? तो ये नॉर्मल टेंपरेचर अगर आपसे पूछे ओटी का तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। व्हिच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कौन सी गैस है कॉमनली यूज की जाती है? सभी को पता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है ये नॉर्मली क्या होती है आपके लेप्रोस्कोपिक सर्जन के कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है CO2 जो होती है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जन के अंदर कॉमनली क्या की जाती है यूज की जाती है। कौन सी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है वो यूज है वो की जाती है। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। इन ए पेशेंट ए कॉटन स्वैब लेफ्ट inside the abdominal cavity after the surgery it is, अगर इंडिविजुअल बात करें पेशेंट कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है और एब्डोमिनल के अंदर कोई भी अगर कॉटन स्वाब है वहीं पे अगर अपन ने छोड़ दिया है, क्लियर है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या टर्म है वो दिया जाता है, इसको अपन बोलते हैं गोज़िपिबोमा आल्सो नोन एज टेक्सटिलोमा। क्लियर है? टेक्सटिलोमा या क्या टर्म दे सकते हैं गोज़िपिबोमा, इसको अपन नाम से जानते हैं। क्लियर? कॉटन स्वाब लेफ्ट हो गया कहां पर अपने एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर लेफ्ट रहा है तो इसको अपन टेक्सटिलोमा और इसके अलावा गोज़िपिबोमा के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट ये पॉइंट तरफ बढ़े आगे। ऑर्थोटोलिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ध्यान दीजिए अगर वाटर के अंदर अगर अपन क्लोरीन को डिटेक्ट कर रहे हैं, क्लोरीन को अगर डिटेक्ट करते हैं तो कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? वो क्या था ऑर्थोटोलिन टेस्ट है वो यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट तरफ बढ़ते हैं आगे। पेशेंट शुड प्लेस इन विच पोजीशन विद हाइपोवोलेमिक शॉक, अगर पर्सन क्या हो गया फ्लूइड का ज्यादा लॉस हो गया, चाहे ब्लड का लॉस हो गया हो या नॉर्मली फ्लूइड का अगर ज्यादा लॉस हो गया तो पर्सन कौन से शॉक में जाएगा? हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जाता है। और वहां पे सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है। कौन सी है? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है। अपना हेड डाउन रहेगा, अपने लेग वाला पार्ट क्या रहेगा अप रहेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं। और हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट सबसे जो बेस्ट पोजीशन होती है कौन सी होती है? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है वो होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड इज नोन, सभी को पता है क्या बोलने वाले हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर आपका बॉडी का जो फ्लूइड है, अगर आपका ब्लड है अगर ज्यादा लॉस हो रहा है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा पेशेंट, तो सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? इंजरी हो रही है तो पर्सन किस में जाएगा? फ्लूइड का लॉस हो, किस में जाएगा? हाइपोवोलेमिया के अंदर जाएगा। तो हाइपोवोलेमिक शॉक है उस पर्सन के अंदर देखने को मिलता है और इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप होता है किसका? शॉक का। कौन सा? आपका हाइपोवोलेमिक शॉक। क्लियर है? तो ये अपने थे आज के की पॉइंट। क्लियर है? ये सारे के सारे जो की पॉइंट आपके आगामी हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित आप होने वाले हैं। जितने भी की पॉइंट जो लोग क्लास देख रहे हैं, जितने भी की पॉइंट मैं करवा रहा हूं, इनको आपको रिटन डाउन करना है, एक नोटबुक लेनी है, हर एक की पॉइंट को आपको उसके अंदर लिखना है। आपके एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए आपके की पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो साबित है वो होने वाले के लिए। तो सभी लोग क्लास को अपने फ्रेंड्स सर्कल सभी तक इस क्लास को पहुंचाइए, सभी को इन की पॉइंट्स का बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे की पॉइंट को लेकर, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।